Hello students, now we have to start our chapter that is resources and development. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? Resources and development. ठीक है, हमने resources के बारे में पढ़ लिया, development के बारे में पढ़ लिया, conservation of resources and how we can डू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर अब हम पढ़ रहे थे अबाउट द लैंड रिसोर्सेज। ओके, तो इस लैंड रिसोर्सेज के अंदर अभी तक हमने देख लिया कि इंडिया में कितनी कितनी परसेंट कैसी लैंड है और किस तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है। फॉरेस्ट में यूज़ किया जा रहा है, फैलो लैंड है या ये नेट सोन एरिया है। ठीक है, तो अब आज हम देखेंगे लैंड यूज़ पैटर्न की लैंड किस किस तरीके से यूज़ की जा रही है। ठीक है, क्या देखेंगे आज हम? दैट इज लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, हर जगह ही लैंड इसी तरीके से यूज की जा रही है, बट हम इसमें इंडिया के एग्जाम्पल्स ले लेकर के देखेंगे कि इंडिया में कैसे की जा रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लैंड है दैट इज फिजिकल फैक्टर। लैंड के फिजिकल फैक्टर क्या है? फिजिकल फैक्टर मीन्स लैंड हमें कहाँ से मिल रही है? That we are getting from directly nature। हमने देख लिया था कि हम लैंड को लेने के लिए हमारी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। ठीक है, ये हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रही है। तो अब ये नेचर से मिलने की वजह से क्या रीज़न है इसका कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इसमें हमें? फर्स्टली तो टोपोग्राफी। क्या होती है टोपोग्राफी? टोपोग्राफी मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, टोपोग्राफी का मतलब क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म। तो हमने देख ही लिया था कल कि इंडिया में 43% फ्लैट लैंड है, 30% माउंटेन है एंड 27% प्लेट्यूज है। मीन्स इंडिया हैज़ ऑल टाइप ऑफ टोपोग्राफी विच इज़ अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, फ्लैट लैंड, माउंटेन, प्लेट्यूज देख लिए। डेजर्ट है ना, राजस्थान में डेजर्ट एरिया भी है, आइलैंड्स भी हैं इंडिया के अंदर, कोस्टल एरिया भी है। मीन्स जितने भी तरह की टोपोग्राफी अवेलेबल हो सकती है, हर तरह की टोपोग्राफी इंडिया के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट है इंडिया का? वैसे तो हम अगर इंडिया का क्लाइमेट टाइप डिस्क्राइब करें तो इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन इंडिया में हर तरह का क्लाइमेट भी होता है। दैट यू नो ना, विंटर, समर, रेनफॉल तो है ही, मानसून टाइप का क्लाइमेट तो हम कह ही रहे हैं कि इंडिया में है। तो इंडिया में ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ऑल्सो भी है। उसके अलावा क्या है? दैट इज सॉइल टाइप। ठीक है, सॉइल टाइप मतलब देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के अलग अलग, बहुत सारी अलग अलग तरह की सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल होती है, रेड एंड येलो सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ठीक है, एरिड सॉइल है, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। वी आर लकी दैट वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। यानी इंडिया में हर तरह की सॉइल भी अवेलेबल है। ठीक है, यानी फिजिकल फैक्टर जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, है ना, उसके लिए हमारा कोई एफर्ट नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। नेचुरल चीज़ें हमें डायरेक्टली वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर। तो हमें टोपोग्राफी हर तरह की मिल रही है, यानी हर तरह की लैंड फॉर्म हमें मिल रही है, हमें क्लाइमेट हर तरह का मिल रहा है और हमें सॉइल टाइप हर तरह की मिल रही है। दैट वी आर लकी दैट वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स इन इंडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। That next factor is a human factor। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर मतलब जो हमारी वजह से है, ह्यूमन बीइंग की वजह से है। ठीक है, तो हमारी वजह से जो फैक्टर है उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी लास्ट ईयर पूरा का पूरा एक चैप्टर हमने पॉपुलेशन पर पढ़ा था, है ना, उसमें पढ़ा था हमने पॉपुलेशन डेंसिटी।
पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि किसी भी एरिया में या किसी भी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन रहती है। जितनी पॉपुलेशन रहती है उसको हम क्या करेंगे, इट इज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट कंट्री। तो क्या निकल आएगा कि पर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन रहती है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। एक एवरेज निकाल लेते हैं कि हर किलोमीटर में लगभग इतनी पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, तो इंडिया इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। वेरी डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है डेंसली पॉपुलेटेड? क्योंकि वर्ल्ड की लगभग 17% से ज़्यादा पॉपुलेशन तो इंडिया में ही रह रही है ना। समटाइम्स पॉपुलेशन इज अ एसेट फॉर द कंट्री, बट अगर ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, इसको मैनेज करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैनेज करना मुश्किल है। हमें पता है ना पॉपुलेशन वाइज इंडिया कौन से नंबर पे है, इट इज ऑन सेकेंड पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन पर होने की वजह से पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लैंड एरिया के कंपैरिजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी हर 1 किलोमीटर में मोर देन 1200 पीपल इंडिया के अंदर रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है अपना टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ये क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप्ड है या नहीं है। टेक्नोलॉजिकली तो हम डेवलप्ड है ना भाई, हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है या नहीं है? तो टेक्नोलॉजिकली हम लोग डेवलप्ड हैं। इसमें आप दे सकते हो अपना मंगल वाला मिशन, किसी और कंट्री नहीं कर पाई, हमने कर दिखाया। ठीक है, मून वाला मिशन, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और उसमें से बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही कैपेबल है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी इंडिया में है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, दैट इज कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन, इंडिया का कल्चर और ट्रेडिशन इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका रीजन हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, क्योंकि हम क्या हैं, हम दूसरी सभी कंट्रीज से कई सालों तक कटे हुए रहे, तो हमारा खुद का अपना एक अलग कल्चर और ट्रेडिशन है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे हमारे रिलीजियस बिलीव्स हो, चाहे हमारा पहनावा हो या हमारा खान पान हो, हर चीज़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमारी एक अलग ही आइडेंटिटी है अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ह्यूमन फैक्टर के हिसाब से भी वी आर वेरी रिच। ठीक है, यानी दोनों ही फैक्टर्स के हिसाब से इंडिया इज वेरी रिच। तो इस तरीके से ये जो लैंड है ये यूज की जा रही है। ठीक है, अलग अलग टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल के हिसाब से। फिर ह्यूमन बीइंग यूज कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी अपने रहने के लिए, टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट के लिए, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिया में लैंड यूज पैटर्न को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, चलिए एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया और उसके बाद हमारे पास इसका क्या क्या कितना डाटा है। ठीक है, नोट डाउन दिस। ठीक है, इसको रब कर दूं बच्चे। मैं आपको बार बार कह रही हूं यू हैव टू नोट इट डाउन इन वन बुक, जिससे आपको बाद में पढ़ते समय ये चीज़ें रिकॉल हो जाएं। बार बार तो वीडियो देखोगे नहीं, है ना, तो नोटबुक से जब पढ़ोगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको रिकॉल होंगी। तो यू हैव टू नोट डाउन इन द बुक। ठीक है, अब हम देखें इंडिया का टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ इंडिया, अब हम इंडिया की बात करें, पहले भी इंडिया की ही बात कर रहे थे, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 3.28 मिलियन
स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इंडिया का है, जो कि अगर वर्ल्ड के रेफरेंस में देखें तो 2.4% वर्ल्ड का लैंड मास हमारे पास है। पता है ये बात तो आपको, इट्स नॉट न्यू, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है अवेलेबल डाटा कितना है, अवेलेबल डाटा ऑफ इंडियन लैंडफॉर्म, ठीक है, इंडिया की जो लैंडफॉर्म है उसका हमारे पास कितना डाटा अवेलेबल है। अब आप कहोगे इंडिया के लैंडफॉर्म का तो 100% डाटा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारी अपनी कंट्री का डाटा नहीं होगा तो किसका डाटा होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो डाटा है वो 93% लैंडफॉर्म का डाटा हमारे पास, 93% लैंडफॉर्म का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यानी 7% लैंडफॉर्म कहाँ चली गई, 7% लैंडफॉर्म का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न क्या है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, नाम सुना है ना, 7 सिस्टर्स इन द ईस्टर्न साइड, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर कि प्रॉपर लैंड का डाटा अवेलेबल नहीं है, एक्सेप्ट असम, असम का पूरा डाटा है, लेकिन कुछ एरिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हिमालय और उस साइड से बंधा हुआ है तो कुछ डाटा का, कुछ एरिया का डाटा अवेलेबल नहीं है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है, पता है ना, दोनों साइड हमारे पड़ोसी कंट्रीज, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना, दोनों ने ही जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ की हुई है, जिसकी वजह से वो कुछ एरिया विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय दीज 2 कंट्रीज, उस एरिया का भी डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा पूरी कंट्री में कितना एरिया अंडर फॉरेस्ट है, कितना एरिया नेट सोन एरिया है, कितना एरिया फैलो लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है, रेजिडेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, सारा डाटा इंडियन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। तो पहले हम रीजंस लिख लेते हैं 7% डाटा नहीं होने का, ठीक है। Some areas of north east states except Assam has not been सर्वेड फुली, ठीक है। इसके अलावा सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर occupied by Pakistan and China also have not been surveyed, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न, सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सम पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इन दोनों जगह का पूरा डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पूरी कंट्री के अंदर सारा डाटा इंडियन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। कौन सा डाटा, आप तो कहोगे कि अभी मैडम 100% आपने बताया तो था, कितने परसेंट माउंटेन है, इतने परसेंट लैंड है और इतने परसेंट प्लेट्यूज है, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमने पहले देखा था लैंड यूटिलाइजेशन लास्ट वीडियो में कि फॉरेस्ट कवर के अंदर एरिया होना चाहिए, कुछ एरिया जो है विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन,
तो वो एरिया कौन सा है? हमारे रहने के लिए, हमारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। कुछ एरिया ऐसा है जो पैस्चर लैंड के लिए रखा गया है। कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर किसी ना किसी रीज़न से एग्रीकल्चर नहीं हो पा रही है। एंड बाकी का बचा एरिया दैट इज नेट सोन एरिया, यानी वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है। तो हम यहाँ पर उस डाटा की बात कर रहे हैं। डोंट कंफ्यूज कि कौन सा डाटा सर्वे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंड है पूरी, वो लैंड कहाँ कहाँ कितनी और किस तरीके से यूज़ हो रही है, इस चीज़ को प्रॉपरली सर्वे किया जा रहा है, जिससे कि फ्यूचर में हम देख सकें कि हमें किस टाइप ऑफ लैंड, किस तरह से लैंड को आगे यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, हर कंट्री के अंदर जितना लैंडफॉर्म है उसका 33% एरिया इट मस्ट बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट फॉर अ प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ दिस सर्वे। इन सारे डाटा से हमें पता चल रहा है कि इंडिया में कितना एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन हो रहा है, कितना हैबिटेशनल एंड अदर पर्पसेस के यूज़ आ रहा है, पैस्चर लैंड किस तरीके से श्रिंक होते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें इन सर्वे से पता चल रही हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास केवल 93% लैंडफॉर्म का डाटा ही अवेलेबल है। इसको भी नोट डाउन कर लो, देन वी विल डिस्कस फर्दर। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, कि जो लैंड है वो कंटिन्यूस क्यों डिग्रेड हो रही है। क्यों डिग्रेड हो रही है बताइए भाई। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? चलिए पहले वी हैव टू डिस्कस द वर्ड लैंड डिग्रेडेशन, कि डिग्रेडेशन है क्या। ओके, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन, डिग्रेडेशन, क्या है ये लैंड का? डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? लैंड डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड, ग्रेड मतलब क्वालिटी मान लीजिए, ठीक है। तो जो लैंड की क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिग्रेड मतलब लो होती चली जा रही है। क्यों लो हो रही है? क्योंकि हम लैंड को कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे अपनी क्वालिटी, जो उसकी खुद की इनर क्वालिटी है लैंड की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। हमने पहले पढ़ा था अबाउट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पढ़ा था क्या? क्या था शिफ्टिंग कल्टीवेशन? कि भाई जो लोग हैं, ट्राइबल पीपल, वो क्या करते थे? लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से ही एग्रीकल्चर करते थे। जब तक लैंड की खुद की फर्टिलिटी रहती थी तब तक वहाँ पर वो एग्रीकल्चर करते थे। जैसे ही लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म होती थी वो उस लैंड को छोड़ देते थे फॉर नेक्स्ट 2 to 5 years, जिससे कि क्या होती थी? वापस से लैंड अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेती थी। ह्यूमन बीइंग उसमें इंटरफेयर नहीं करे तो लैंड क्या करती है? वो अपनी फर्टिलिटी वापस रीगेन कर लेती है। और हम तो देख रहे हैं कि कंटिन्यूस अपने ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए ह्यूमन बीइंग लैंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, अननेसेसरीली इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से लैंड को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा और उसकी वजह से उसकी क्वालिटी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जा रही है। भाई हम ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं? काम करते हैं, लेकिन कुछ आवर्स तो हमें भी रेस्ट के चाहिए, या हम कंटिन्यूस काम ही करते रहेंगे? नहीं कर सकते ना। अगर हम कंटिन्यूस काम करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और फिर हम काम करने की कंडीशन में ही नहीं रहेंगे, बीमार हो जाएंगे। हमें भी रेस्ट चाहिए, इसी तरह लैंड को भी रेस्ट चाहिए, लेकिन हम उसको रेस्ट नहीं दे रखे हैं। वी आर कंटिन्यूस यूजिंग दैम विदाउट गिविंग इट्स टाइम फॉर द मैनेज और द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब उसको रेस्ट करने का टाइम देना, उसको प्रोटेक्ट करना। किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द, पहले हम करते हैं अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन।
ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस देखते हैं सबसे पहले। तो क्या रीजंस हो सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन के? लैंड को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और अगर उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है तो क्यों हो रही है? कंटिन्यूस लैंड डिग्रेड होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है ये तो आप मुझे बताओ भाई डेफिनेशन। क्या है डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन? कटिंग डाउन द ट्रीज इन अ लार्ज स्केल। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रीज को कट करते जाना, डिफॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट को खत्म करते चले जाना, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लैंड की जो क्वालिटी है वो खत्म हो रही है। लैंड जो है फॉरेस्ट की वजह से, ट्री की वजह से क्या होती है, लैंड सॉइल को बाइंड करके रखती है। ठीक है, अगर वाटर के साथ जो सॉइल फ्लो हो रही है, अगर रास्ते में ट्री आ जाए तो क्या होगा, वो सॉइल उस ट्री के साथ बाइंड हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, फ्लो होकर के आगे नहीं जाएगी। ऐसे ही अगर विंड प्रेशर से हवा उड़ रही, हवा के साथ सॉइल उड़ रही है तो वो भी अगर ट्री के पास जाएगी तो वो वहाँ पर रुक जाएगी। तो ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके इसको रोक करके रखते हैं। लेकिन क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो सॉइल क्या हो रही है, अगर वो फ्लो में उड़ रही है बिकॉज ऑफ द वाटर फ्लो और द विंड फ्लो, तो उसको रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं है। तो वो एरिया में क्या हो जाएंगी, सॉइल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और लैंड की क्वालिटी तो सॉइल से है, तो लैंड जो है धीरे धीरे डिग्रेड होती जाएगी, अपनी क्वालिटी खोती चली जाएगी। ठीक है, और लैंड डिग्रेडेशन के कई सारे रीजंस हैं। लैंड डिग्रेड करने के सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हम अपने हैबिटेशन के लिए, रहने के लिए, अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, रोड, ब्रिजेस, इनको बनाने के लिए कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस हम लैंड, फॉरेस्ट को कट करते चले जा रहे हैं फॉर आवर पर्पस। इसके अलावा माइनिंग, अगर हम देखते हैं किसी फॉरेस्ट एरिया में वहाँ पर माइनिंग है तो हम माइनिंग करने के लिए पूरे फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं। ठीक है, फॉर द वेरियस पर्पजेज हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, अल्टीमेटली लैंड को डिग्रेड कर रहा है, लैंड को खराब कर रहा है। इसके अलावा क्या है रीजन, दैट इज ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग क्या होता है, सबसे पहले तो एनिमल्स को ग्रेज कराना, पेस्चर लैंड। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जो 5 टाइप्स लैंड यूटिलाइजेशन, तो कुछ लैंड क्यों फ्री छोड़ी हुई है, फॉर द पेस्चर लैंड। ठीक है, एनिमल ग्रेज करवाने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो ग्रेजिंग लैंड है वो धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है, कम होती जा रही है। हम अपने यूज़ के लिए उस लैंड को यूज़ करते जा रहे हैं, आइदर फॉर द एग्रीकल्चर और फॉर आवर हैबिटेशनल, रोड बनाने, ब्रिज बनाने, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मतलब हम अपने अपने काम के लिए उस लैंड को यूज़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो एनिमल पैस्चर के लिए लैंड थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जा रही है। तो अब एनिमल कहाँ ग्रेजिंग करेंगे, तो अब वो एक ही लैंड पर डिपेंडेंट हैं, बार बार वो एक ही लैंड पर ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो लैंड को फर्टाइल होने का और पैस्चर ग्रो करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। छोटे छोटे स्टेपल्स ग्रो होते हैं, इतने में एनिमल्स क्या कर लेते हैं, उनको ग्रेज कर लेते हैं। यानी लैंड को सांस लेने का टाइम नहीं मिल रहा कि वो वापस से फर्टिलिटी गेन कर सके और पैस्चर को प्रॉपरली ग्रो कर सके। ग्रो होने से पहले ही एनिमल उसे ग्रेज कर लेते हैं, दैट इज ओवर ग्रेजिंग, जिसकी वजह से भी लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड होती चली जा रही है। और क्या रीज़न है, माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अब माइनिंग क्या है, माइनिंग की वजह से भी क्या हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रही है। माइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, माइनिंग क्या है, सबसे पहले तो कि माइनिंग जो है लैंड में जो मिनरल्स और मेटल्स हैं उनको निकालना, दैट इज माइनिंग। अलग अलग तरह की माइनिंग होती है। ठीक है, तो लैंड में से मिनरल्स और मेटल्स को निकालने के लिए हम माइनिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम डिफॉरेस्टेशन तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा माइनिंग के भी अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कुछ एरिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ की दे आर रिच इन द मिनरल्स, वहाँ पर माइनिंग करके क्या किया जा रहा है, मिनरल्स निकालने के लिए लैंड को डिग किया जाएगा। और डिग करने के बाद जो बहुत बड़ा खड्डा बच गया, हमने उसको कैसे छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, उसको हमने फिल नहीं किया। और जब रेनफॉल होगी तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा एरिया इट्स कवर्ड विद द वाटर।
ठीक है, जो कि क्या करेगा, फाइनली इट्स अ प्रेशर ऑन द लैंड। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अगर वहां पर माइनिंग कर रहे हैं, तो माइनिंग करने के बाद वो जो भी खड्डा है, जो भी स्केयर्स बचे हुए हैं, उनको दे हैव टू फिल इट। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे लाइमस्टोन की माइनिंग होती है, सीमेंट इंडस्ट्री की जो माइनिंग होती है, उसमें क्या होता है, सीमेंट को प्रोसेस करते समय बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है। वो डस्ट एनवायरनमेंट में मिक्स होकर के जो वाटर है और लैंड है उसको तो डिग्रेड कर ही रही है, साथ में जो ह्यूमन बीइंग वहाँ वर्क कर रहे हैं वो भी तो इनहेल कर रहे हैं ना, वो इनहेल करते हुए उनके अंदर जा रही है, तो इट्स डैमेज देम ऑल्सो। तो यहाँ पर वो जो इंडस्ट्री है वो ना केवल लैंड और वाटर को डिग्रेड कर रही है, बल्कि वो क्या कर रही है, इट्स मीन्स इट्स अ थ्रेट ऑन द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो या तो ऐसी इंडस्ट्री ऐसी जगह लगाई जाए जहाँ पॉपुलेशन कम हो या ना हो, या फिर इसके लिए दे हैव टू टेक अ प्रॉपर सेफ्टी मेजरमेंट्स, जिससे कि वो वहां पर नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ओवर इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन तो ठीक है, लेकिन ओवर इरिगेशन, जैसा कि हमने पढ़ा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है, और ग्रीन रेवोल्यूशन में उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो मॉडर्न टेक्निक्स थी उनको यूज़ किया, और इरिगेशन के थ्रू दे गेट अ गुड क्रॉप। वो अच्छी क्रॉप तो ली, लेकिन उस क्रॉप को लेने के लिए, जैसा हमने पढ़ा ना, HYV सीड्स को प्रॉपरली कल्टीवेट करने के लिए क्या चाहिए, इट्स नीड अ लॉट ऑफ वाटर। तो लॉट ऑफ वाटर यानी लॉट ऑफ इरिगेशन, बहुत ज़्यादा इरिगेशन से भी लैंड डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इरिगेशन से लैंड क्यों डिग्रेड होगी, पानी से लैंड क्यों खराब होगी भाई, ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना। देखो बच्चे, जो वाटर रेनफॉल के थ्रू आता है, उस वाटर में कोई भी सॉइल कंपोनेंट नहीं होता है, केमिकल्स नहीं होते हैं। ठीक है, हम जो कहते हैं ना एसिड रेन हो रही है, दैट इज बेसिकली नॉट एसिड, दैट इज बेसिकली क्या है, वो पॉल्यूशन है। ठीक है, जो बारिश के साथ एनवायरनमेंट में से क्लीन हो रहा है। ठीक है, तो रेनफॉल के थ्रू जो पानी आ रहा है उसमें सॉल्ट नहीं होता है, क्योंकि जब इवोपरेशन हो रहा है तो सॉल्ट का इवोपरेशन नहीं होता। लेकिन यहां पर जब इरिगेशन किया जा रहा है, वो किससे किया जा रहा है, इट्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर से जो पानी आ रहा है, इट हैज अ फ्यू, बहुत ही मतलब हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही लेस सब्सटेंस ऑफ द सॉल्ट, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। क्योंकि कंटिन्यूस इरिगेशन करने की वजह से बार बार वो सॉल्ट आ रहा है लैंड पर, और लैंड पर ही रह जा रहा है। वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा, सॉइल तो इवोपरेट नहीं होगा, लेकिन इरिगेशन के थ्रू वो बार बार लैंड में आकर मिक्स हो रहा है, तो लैंड अल्कलाइन हो रही है, सलाइन हो रही है, एंड अल्टीमेटली इट बिकम डिग्रेडेड। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ओवर इरिगेशन भी एक रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। तो बच्चे ये बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। अगर हमें लैंड को इस डिग्रेडेशन से बचाना है तो वी हैव टू कंजर्व इट। तो लैंड कंजर्वेशन करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं विच वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, यहाँ तक आप प्रॉपरली पढ़ के रखना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी हैव टू डिस्कस द लैंड कंजर्वेशन और आगे के सॉइल रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।